वेलकम बैक बच्चों हमने हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन किया था। तो हम आज के अपने इस क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो पार्टिकल इन ए बॉक्स, और बॉक्स कैसा है? वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल की वो एक ही एक्सिस में आइदर एक्स वाई या जेड, वो थ्री डायमेंशंस में नहीं है। तो हमने क्या बोला, ये हम इस वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं वन डायमेंशन बॉक्स को। अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी अंदर बॉक्स के वो है जीरो। ये इनफाइनाइट वॉल है, इनफाइनाइट वॉल्स, यानी कि जिनकी हाइट है वो इनफाइनाइट है, और आउटसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, वी इन्फिनिटी। ऐसा यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, मान लिया वो इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकल, उसका मास कितना है उस पार्टिकल का, ये पार्टिकल दिखा दिया, इसका मास हमने बोल दिया कि 1 ग्राम या कुछ भी इसका पार्टिकल है। यहां पर इसकी जो लेंथ है, ये यहां पर हम बोले x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो यहां पर a है, लेंथ 0 से a पे एंड हो रहा है। तो यानी हम इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, हमने मास m से रिप्रेजेंट कर दिया। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a, क्योंकि टोटल लेंथ तो इसकी a ही हो गई, एंड द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स is 0 and potential outside the box is infinity। ये ऐसा बोल दिया हम लोगों ने बच्चे। अब क्या बोल दिए यहां पर कि अब हम लिखें therefore now स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अगर इस पार्टिकल हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है क्या लिखी जाएगी हमारे पास, ये था हमारे पास। देखो अब ये वन डायमेंशन है, अगर वन डायमेंशन में तो लिखेंगे डी स्क्वायर, हमने क्या लिखा था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। या हमने जो पहले लिखी थी, हमने लिखी थी ऐसे डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, ये लिखा था। लेकिन जो ये लैप्लेसियन ऑपरेटर था इसमें 3 के 3 थे हमारे पास, x वाला भी, y वाला भी, z, तीनों कोऑर्डिनेट थे। तो ये किसमें था, ये 3 डायमेंशनल के अंदर था, दिस इज इन 3 डायमेंशनल। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 डायमेंशनल, तो हमने एक ही कोऑर्डिनेट लिया है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूं स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज 1। अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि हमने बाउंड्री कंडीशन ली कि हमारे पास क्या लिखा है कि जो पोटेंशियल है इनसाइड द बॉक्स क्या है और आउटसाइड द बॉक्स क्या है। देखो, और हम यहां पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, देखिए, एंड द पार्टिकल कांट गो आउटसाइड द बॉक्स, कि इनसाइड तो है पार्टिकल, वो इनफाइनाइट हाइट की वॉल्स है तो ये अंदर ही रहेगा, ये इन वॉल्स के बाहर नहीं जा सकता। और यहां पे हम एक लाइन लिख सकते थे, एंड पार्टिकल कांट गो आउटसाइड द बॉक्स, क्योंकि वॉल्स को ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ना ही इनको क्रॉस कर सकता है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कंडीशन 1 केस 1 स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स। अगर मैं इनसाइड लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल की एनर्जी वैल्यू है, पोटेंशियल की, यहां पर केस 1 क्या लिखेंगे, इनसाइड द बॉक्स क्या, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कि क्या बनेगी जब मैं इनसाइड करूं, या मैं क्या किया हम लोगों ने आउटसाइड। तो पहले मैं आउटसाइड ही कर लेता हूं, इनसाइड की जगह आउटसाइड द बॉक्स। देखो, अगर आउटसाइड किया तो इसको तो हम रब ही कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा था, 3 डायमेंशन के अंदर हमने दिखाया हुआ था। तो केस 1 के अंदर हम क्या लिखें, देखो, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इंफिनिटी साई इक्वल्स टू 0। अब ये इंफिनिटी, ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है हमारे पास, ये इंफिनिटी था, तो इंफिनिटी में से कुछ मैं माइनस करूंगा तो माइनस इंफिनिटी आएगा कुछ के अंदर से वैल्यू, तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस इंफिनिटी साई इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहां से यहां पर इसकी वैल्यू निकालता हूं, यहां पर अब क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं ये साई देखता हूं तो ये साई क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू साइड, मैं साई की वैल्यू देखता हूं तो साई क्या हो जाएगा, दिस साई इज इक्वल्स टू, ये टर्म उस साइड उठा के ले जाएंगे तो क्या आएगा,
1 अपॉन इन्फिनिटी डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अगर मैं 1 अपॉन इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 0। देखो वेव फंक्शन ही क्या आ गया 0, देयरफॉर साई इक्वल्स टू 0। देखो इसका मतलब क्या है, वेव फंक्शन क्या था, ये स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर मेरा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक वेव फंक्शन होगा ही होगा। यहां से वेव फंक्शन 0 आ गया, इसका मतलब यानी कि मैं उसकी स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि वो मेरा पार्टिकल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट इज हम बोल सकते हैं दैट इज आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स wave function is 0, wave function is 0, therefore particle can't exist there, can't exist there, cannot be present there, cannot be outside the box। ये साई की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर वो एग्जिस्ट कर सकता तो साई की वैल्यू 0 नहीं होनी थी बच्चे, लेकिन अब 0 इसका मतलब पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। इट कांट गो आउटसाइड द बॉक्स, दैट इज इट कांट गो आउटसाइड द बॉक्स, वो जा ही नहीं सकता। ये तो हमने पहली कंडीशन लिखी तो ये बता दिया इन्फिनिटी पोटेंशियल को वो क्रॉस नहीं कर सकता। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या लिखा है, देखो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स, क्या स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब हमने क्या किया बच्चे, इस इक्वेशन 1 को फिर हमने v की वैल्यू क्या लिखा, इनसाइड द बॉक्स v क्या है, v इज 0 इनसाइड द बॉक्स। यहां पर क्या था, v इज इंफिनिटी, आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो यहां पे जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस 0 साई इक्वल्स टू 0। अगर यहां पर हम करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां से देखो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है बच्चे कि जो पोटेंशियल, देखो m मास इसका फिक्स हो गया, h भी हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, e क्या है, हम क्या लिखते हैं, फॉर एनी स्टेट ऑफ सिस्टम, फॉर एनी स्टेट ऑफ ए सिस्टम एनर्जी E इज कांस्टेंट, कि किसी भी एक स्टेट होगी तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, इसलिए हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, और एक एनर्जी लेवल या अगर उसको एक स्टेट बोल दे उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स। तो यहां पर ये फिक्स हो गया, तो इस सारी टर्म को हमने एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देयरफॉर दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय, हमने इसको ऐसा कर दिया इस के से, इस तरीके से के, तो इसको मैंने के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर ऐसा ये। तो यहां से हम इस इक्वेशन का लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चला, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं बाद में यूज करूंगा इनटू ई, ताकि हम एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल सकें, किसी भी स्टेट की एनर्जी। तो इस इक्वेशन को अगर मैंने 1 बोला था तो मैं इसको 2 बोल दें, या इसको हम ना भी इक्वेशन दे तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करेंगे कि के स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ई की वैल्यू निकालूंगा तो ये के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा हमारे पास, इसको लास्ट में यूज करेंगे। अब ये आ गया, देखो ये के स्क्वायर हमारे पास। अब मैं इस के स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, देयरफॉर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। इसको नाम बोल दिया इक्वेशन 2, अभी तक हमने 2 नहीं लिखा तो इसको 2 बोल दिया, दिस इज इक्वेशन 2। अब बच्चे देखो दिस इज, ये 0 नहीं है, माइनस के स्क्वायर 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशंस लगा के, तभी हमें वैल्यू पता चलेगी कि साई क्या होगा। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, 2 चीजें ध्यान देनी है यहां पर आप लोगों ने। अगर आप बोलो कि वेव फंक्शन, तो हमने क्या बोला, इस वेव फंक्शन अगर इसकी एक स्टेट थी, इस स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया साई से, ये साई क्या है, इस स्टेट का वेव फंक्शन जब पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है। अगर आप बोलो कि ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर लगाया किस पे, साई पे। अब ये साई पे लगाया तो मेरे को माइनस के स्क्वायर मिला और वेव फंक्शन मिल गया, इसका मतलब मेरे को वेव फंक्शन तो दोबारा मिल गया। इसका मतलब जो मेरी के स्क्वायर है ये मेरी आइगन वैल्यू हो गई, ये क्या होगी, आइगन वैल्यू। ये मेरा क्या हो गया, ऑपरेटर। ये साई क्या हो गया, मेरा आइगन फंक्शन। ऐसे तो लगाते थे, साई पे हम ऑपरेटर लगाते थे, ऑपरेटर लगाने के बाद मेरे को कुछ वैल्यू मिलती थी, और क्या लगती थी, साई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपने 2 चीजें देखनी बच्चे, यहां पर हम करते हैं, नाउ दिस बिकम्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ दिस बिकम्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम मैथ की टर्म में देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एंड we solve this equation
बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या थी बच्चे? देखो इस इक्वेशन को तो मैं सोल्व करूंगा, लेकिन अप्लाई क्या करूंगा? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या बोलता है? साई एक्स जब जीरो होगा तो साई की वैल्यू जीरो। क्या हुआ? देखो साई एक्स जो वेव फंक्शन है साई है, इसके आगे मैंने एक्स इसलिए लिखा, साई एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, केवल ये साई से बोलो। क्यों? क्योंकि जब जो पार्टिकल है इस वॉल के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी कि जब एक्स की वैल्यू जीरो तो पार्टिकल इस वॉल के ऊपर नहीं होगा, तो उसका वेव फंक्शन भी क्या होगा? जीरो। और ऐसी जो दूसरी कंडीशन है, जब साई की एक्स की वैल्यू जो उसकी लेंथ है ए होगी, उस टाइम पे भी जो मेरा वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। यानी कि इसके अंदर जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूं इस इक्वेशन में, जो मेरा सॉल्यूशन आएगा उसमें जब मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो मेरी साई की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, या जब मैं एक्स की वैल्यू ए रखूंगा तो भी मेरा जो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। अब देखो बच्चे, ये दो तो हमने लगाना ही लगाना है, ये हमने बोल दिया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, और हम इसको सोल्व करेंगे और हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। या अब आप बोल सकते हैं दूसरा, वी सोल्व दिस इक्वेशन। अब क्या करेंगे? वी सोल्व दिस इक्वेशन बाय प्रिडिक्टिंग जो क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते कि मेरी साई की क्या वैल्यू हो सकती है वहां पर, कि मैं साई को क्या रखूं कि इसको, जब इसको साई को रखूं तो मेरे को वापस से वो साई मिले और माइनस के स्क्वायर को मिले। तो क्या करें? वी सोल्व इक्वेशन बाय प्रिडिक्टिंग हिट एंड ट्रायल, प्रिडिक्टिंग वैल्यू ऑफ साई। तो देखो यही चीज हमने बोला, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं मैथ के अंदर। अब मैं साई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करूंगा, और वो किससे करूंगा? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम करते हैं ऐसा। हिट एंड ट्रायल में साई की वैल्यू रखूंगा बच्चे, उसके ऊपर मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर लगाऊंगा, और जब ऑपरेटर लगाऊंगा तो मैं देखना चाहूंगा जो मेरा वेव फंक्शन रखा था साई की वैल्यू जो मानी थी, मेरी वैल्यू आनी चाहिए, और उसके बाद मेरा जो माइनस के स्क्वायर है उसके आगे मल्टीप्लाई में आना चाहिए, यानी कि माइनस के स्क्वायर मेरे का एज ए आइगन वैल्यू मिलना चाहिए। फर्स्ट काम तो हो गया। अगर मेरे पास ऐसा मिलता है तो मैं बोल दूंगा कि वो उसका सॉल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन का वो क्या है? सॉल्यूशन, यानी कि वो साई की वैल्यू करेक्ट है। फिर उस साई की वैल्यू को हमने एक इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो करेक्ट हो गई, लेकिन फिर हम अपनी बाउंड्री जो हमने दूसरी कंडीशंस लगाते थे, एंड देन वी चेक, इससे तो एक बार ट्रू हो गया कि ये साई की वैल्यू करेक्ट हो गई, लेकिन वो क्या करेक्ट है या नहीं है, क्या वो उसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा या नहीं, वो हम उसकी एक्सेप्टेबल जो कंडीशन लगाई थी हमने साई की, 5 कंडीशन देखी थी, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डबली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। फिर वो सारी की सारी कंडीशंस भी लगाएंगे इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस के साथ, फिर देखेंगे अगर वो सभी को सेटिस्फाई करा तो करेक्ट साई है। अगर उसके अंदर से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो हम बोलेंगे कि उसका करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें हम क्या बोलेंगे? एंड देन वी अप्लाई acceptable conditions of psi to cross check it। अब हम देखते हैं कि भाई कैसा हो गया, ये देखा भी देखते हैं, क्योंकि हमने ऐसा ही किया था, हम साई को प्रिडिक्ट करते हैं, इस इक्वेशन में लगाएंगे, ये आएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं ये भी अप्लाई करके देखूंगा कि कोई कंडीशन फेल तो नहीं हो रही है, उसके अंदर हम बाउंड्री कंडीशंस भी लगाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर हमारी थी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा बच्चे? तो जो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, वहां पे साई की वैल्यू kx लिख सकते हो, या हमारे पास cos kx। तो जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, यहां पे लिखते हैं, देखो the general solution for differential equation 2 is, हम लिखेंगे the first solution is sin kx, कि sin kx हो सकता है, and second solution is cos kx। क्यों किया ऐसा? कुछ देखो, अब हमने बोल दिया कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, मैं इसको साई एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? साइन की एक्स। ये किसकी वैल्यू है? दिस एक्चुअली दोनों वैल्यू है साई एक्स की। कह रहा है कि साइन एक्स मेरा साइन की एक्स हो सकता है, या ये, क्योंकि मैं एक्स लिखना इसलिए लिख रहा हूं कि मेरा एक ही कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल में है, इसलिए। या इसको केवल साई भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, आइदर साई लिख दो या इसको साई एक्स लिखो, ऐसा उससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल वन डायमेंशन में दिखा रहा है। तो साई की वैल्यू बोल रहा है साइन के एक्स भी हो सकती है, कोस। क्यों? क्योंकि देखो जब साइन के एक्स रखेंगे और मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लगाऊं, ये हमने ऑपरेटर लगा दिया इस साई के ऊपर, और साई की वैल्यू मेरे पास क्या है? पहले साइन के एक्स, तो साइन के एक्स क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर बाय
डी एक्स स्क्वायर साइन के एक्स, जब एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कोस के एक्स आएगा और के बाहर आ जाएगा, और फिर दोबारा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल करो, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। देखो बच्चे क्या हुआ, जब मैंने लगाया तो साइन के एक्स साई, तो मेरे पास ये तो साई था, ये साई वापिस ही आ गया, और ये मेरे पास माइनस के स्क्वायर, यानी कि मेरी जो वैल्यू थी, जो यहां पर हमने इक्वेशन लिखी थी वही वैल्यू आ गई, यानी कि डी, हमने क्या लिखा था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई, तो साई मिल गया ना सेम, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो सकता है, दिस में बी द सॉल्यूशन। सेकेंड, जब मैंने कोस के एक्स किया तो यहां पर भी क्या हुआ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई लिखा, और साई की वैल्यू क्या लगा दी हमने, कोस के एक्स, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कोस के एक्स लगाया। जब मैं दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक बार कोस के एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन का क्या होगा, फिर कोस एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर कोस के एक्स। देखो बच्चे ये इससे भी तो दोबारा क्या मिल गया, साई, अरे ये किसकी वैल्यू थी, ये तो साई की वैल्यू थी, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो सकता है, ये मेरा दोबारा से ही मिल गया। इट मींस मेरा साइन के एक्स भी इसका एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, और कोस के एक्स भी। तो अभी तक तो इसके रिस्पेक्ट में ठीक था, लेकिन हमने क्या बोला, मैं सॉल्यूशन को चेक करता हूं कि ये बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो क्या लिखा, द जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज, फर्स्ट सॉल्यूशन इज साइन के एक्स, सेकेंड सॉल्यूशन इज को एक्स। बट अब हम लिखेंगे, अगर हम इस पे बाउंड्री कंडीशन से लगाते, देखो अब इस साइन के एक्स पे मैं बाउंड्री कंडीशन लगाए तो क्या लिखें, बट व्हेन वी अप्लाई, बट साई मस्ट फॉलो बाउंड्री कंडीशन, बट साई मस्ट फॉलो बाउंड्री कंडीशंस। क्या हो गया कि साई को जब x की वैल्यू 0 रखूं तो मेरी साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो देखो जब मैंने साइन के x में के x था, इसमें मैंने x की वैल्यू 0 रखी, एंड x इज इक्वल्स टू 0, एंड x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया, साइन के 0 तो क्या हो गया, साइन 0 ही बन गया, साइन 0 क्या होता है, 0। इसका मतलब इसने हमारी कंडीशन को ट्रू रखा, फर्स्ट जो हमने कंडीशन रखी थी। लेकिन जब मैं साई की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 रखूं तो मेरे पास 0 आना चाहिए था, लेकिन जब कोस के x होता है, कोस के x, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 0, कोस 0 क्या बनेगा बच्चे, इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मेरा जो 0, मैंने जब x की वैल्यू 0 रखी तो मेरा साई वेव फंक्शन 0 आना चाहिए, तो यहां से तो मेरा वेव फंक्शन साई, क्योंकि दिस इज साई, साई इज इक्वल्स टू के एक्स, साई इक्वल्स टू के एक्स, साई इक्वल्स टू कोस के एक्स, और कोस 0 क्या हो जाएगा, 1, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहां से मेरे साई की वैल्यू आ गई 1, यहां से मेरी साई की वैल्यू क्या आई है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, बट साइन के एक्स फॉलो बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन, therefore it is only correct solution, it is only correct solution of this differential equation, या of this differential equation। देखो बच्चे, अब आपने ये दो कंडीशन लगाते हैं, हमारे बुक्स में आपको ए लिखा होगा, वहां पर अलग टाइप से ए साइन के एक्स, बी कोस के एक्स, वो हम देखेंगे अभी बाद में क्यों है, क्योंकि जनरली उसका ये दो सॉल्यूशन होते हैं, हमने ऑपरेटर लगाया, उस साई की वैल्यू रखी और ये आ गया, तो हम बोलते हैं करेक्ट हो सकता है, हो सकता है। ऐसी कोस रखा तो कोस भी हो सकता था, लेकिन फिर हमने बाउंड्री कंडीशन तो जरूर लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू जब हम 0 रखूंगा तो ये 0, तो ये ट्रू हो गया, लेकिन ये फेल हो गया। लेकिन अब ये हो गया कि करेक्ट सॉल्यूशन, देखो ओनली द करेक्ट सॉल्यूशन हो गया, लेकिन करेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमें दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, क्या, एंड नाउ साइन के एक्स, यानी कि एंड नाउ व्हेन x इक्वल्स टू ए, साई x इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू मस्ट, ये क्या है 0। सो व्हेन इक्वल्स टू ए साई मस्ट बी 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू ए साइन मस्ट बी 0। अब हमें x इक्वल्स टू ए करके भी प्रूव करना पड़ेगा कि साइन के x जो है, अगर मैं a की वैल्यू लगाऊं तो भी ये 0 होगा, क्योंकि वो वर्ल्स के ऊपर हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर साइन, देखो क्या बोलेंगे, अगर मैंने क्या लिखा के एक्स था, साइन साई इक्वल्स टू के एक्स, अब मैं लिखूंगा व्हेन x इक्वल्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, साई इक्वल्स टू साइन के ए। अब ये क्या हो गया, ये साइन के एक साई क्या होना चाहिए 0, तो मैं बोल सकता हूं साइन के ए, देयरफॉर एज साई मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, देयरफॉर साइन के क्या होगा 0। और बच्चे ये 0 हो सकता है अगर मैंने बोल दिया इफ साइन के ए, इफ साइन के ए इक्वल्स टू
पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए या n पाई आ जाए, इस तरीके से। तो उस टाइम पे अगर मैं ये पाई आ जाए, के ए की वैल्यू आ जाए साइन पाई, तो साइन पाई 0, तो साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन n 4 पाई भी 0। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं साइन के ए की जो वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर के ए इक्वल्स टू एन पाई लिख सकता हूं, के ए इक्वल्स टू एन पाई, और के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल्स टू एन पाई बाई ए। अगर मैं लिखता हूं एन की वैल्यू, इफ एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू एन, तो ये ऐसा करूंगा तो मेरे पास सोन करेंगे तो ये के की वैल्यू अगर ये हुई एन पाई बाई ए, उस टाइम पे मेरे पास ये जो साइन के ए वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने बच्चे साइन के एक्स को 0 करना था जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए ए, और जब एक्स की वैल्यू ए पुट अप करूंगा तो ये 0 ए की कंडीशन पे हो सकता है जब ये के ए की वैल्यू पाई के इक्वल हो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एन पाई। तो मैंने बोल दिया कि के ए मस्ट बी इक्वल्स टू एन पाई, और यहां से के की वैल्यू आ गई एन पाई बाई ए। अगर ऐसा हो गया तो इस कंडीशन पे भी साई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इसने हमारी जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन थी कि x की वैल्यू a हो जाए तो वेव फंक्शन 0, तो वो भी क्या हो गई ट्रू। तो अब नाउ साइन के a 0 हो गया इफ के a इज इक्वल्स टू एन पाई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वेव फंक्शन फॉर दिस सिस्टम, फॉर दिस स्टेट ऑफ सिस्टम या फॉर दिस सिस्टम इज साई एक्स लिखो या साई लिखो केवल, दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था साइन के एक्स लिखा था बच्चे, देखो साइन के एक्स। अब मैं के की वैल्यू पुटअप कर दूं इसके अंदर, पुटअप इसलिए कर दिया मेरे पास क्योंकि मेरे को दोनों की वैल्यू को मेरे को 0 ही करना था यहां पर। जब मैं इसको के की पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, अगर मैं के की वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो करेक्ट क्या बनेगा, साई एक्स इज इक्वल्स टू साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स। ये मेरा इसका वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स पार्टिकल। क्यों हो गई देखो, अब आपको बिल्कुल करेक्ट दिखाई देगा कि ये जो वेव फंक्शन है इस पे अगर x की वैल्यू 0 रखी तो साइन 0 हो जाएगा, वो 0 वैल्यू आ गई। जब मैंने x की वैल्यू को a रखा तो a से a कैंसिल, साइन क्या बचेगा n पाई। अब वो n की वैल्यू कुछ भी हो 1 2 3 वो फिर 0। इसका मतलब इसने दोनों की दोनों बाउंड्री कंडीशंस क्या कर दी, सेटिस्फाई। तो ये हमारा क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया किसका, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर साई, उसका करेक्ट हो गया। दिखने में तो कोस भी था लेकिन कोस वाला फेल हो गया था बाउंड्री कंडीशंस। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन या दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स। अब बच्चे देखो हमने वेव फंक्शन तो बोल दिया, भाई क्या ये बाकी कंडीशंस को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसने बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया या नहीं किया वो हम चेक करेंगे इसको। अब हम वो चेक कैसे करेंगे, हम डिफरेंट कंडीशंस लगा के देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं, क्या इसके अंदर मेरे को कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है बाउंड्री कंडीशंस के रिस्पेक्ट में कि हम दोनों के दोनों लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, साई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी हमने जो साई की वैल्यू लिखी, साई एक्स लिखा, वो क्या लिखा था साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स, कि ये मेरा वेव फंक्शन होना चाहिए। देखो अब फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी थी कि जो एक्सेप्टेबल कंडीशंस थी हमारे पास साई की, एक्सेप्टेबल कंडीशंस थी वो क्या क्या थी कि साई क्या होगा, सिंगल वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यूड होगा सभी के सभी। साई क्या होगा, फाइनाइट होगा। साई क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। साई क्या होगा, डबल डिफरेंशिएबल कर सकते हैं उसको, डबल डिफरेंशिएबल होगा वो। और क्या होगा लास्ट, ये नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड का मतलब कि जब हम उसका स्क्वायर करें तो साई स्क्वायर करें और उसकी लिमिट लगा दे किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम एलिमेंट में तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए था 1। देखो सिंगल वैल्यू, अगर आप साई की एक्स की कुछ वैल्यू लिखोगे तो इसकी एक ही वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू नहीं मिल सकती है। साई 0 की वैल्यू कुछ होती है, साई 1 की वैल्यू अलग, साई 2 की, साइन 4 की, 6 की, 7 की, 10 की, वो रिपीट नहीं होगी, वो फिक्स वैल्यू मिलेगी, यानी कि वो एक फिंगर। ये फाइनाइट भी होता है, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, एक लिमिट मिलेगी। कंटिन्यूअस भी होता है हमारे पास, क्योंकि जब साइन के एक्स आपने लिखा बच्चे एक टाइप से साइन के एक्स जब वेव फंक्शन माना हम लोगों ने, तो डबल डिफरेंशिएबल भी तो था, क्योंकि कंटिन्यूअस हो सकता है। कैसे, जब इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएबल किया साइन के एक्स को, क्योंकि तो के की वैल्यू रखी है, के तो कुछ भी, इसको वैल्यू हम बाद में पुटअप करें ना आप करें वो अलग बात है। अगर साइन के एक्स हमारा सॉल्यूशन था और के एक्स सॉल्यूशन इसलिए जब के की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई बाई ए, तो अगर कंटिन्यूअस के लिए मैं इसको एक बार डिफरेंशिएबल कर सकता तो माइनस कोस के एक्स, माइनस क्या आ गया, सॉरी ये के
कोस के एक्स आ गया, फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स हो गया। तो यानी कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए था, क्योंकि डी बाई डी एक्स जब मैं करता हूं तो वो स्लोप देता है और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर उसका कर्वेचर देता है। ये हमने साई की कंडीशंस में किया था और ये हमें तभी मिलेगा जब ये मेरे पास कैसा होगा कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये जो फंक्शन लिखा है कंटिन्यूअस भी है और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो ये फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यू भी है, यानी कि कोस अगर 45 बोलोगे तो उसकी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, वो अलग अलग नहीं हो सकती है। फिर ये डबल डिफरेंशिएबल हो ही गया। अब नॉर्मलाइज की कंडीशन देखो, इसने सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, शुरू की चार कंडीशंस, और इसमें एक इंपॉर्टेंट था कि बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। और बाउंड्री कंडीशंस पे क्या बोला कि x 0 होगा तो साई की वैल्यू 0 होगी और x a होगा तो साई की वैल्यू क्या होगी फिर 0 हो जाएगी। ये भी हम देख चुके हैं कि x होगा तो मेरे पास k की वैल्यू क्या रखूं, उस टाइम पे a की वैल्यू a रखूं तो मेरे पास 0, तो इसमें जब a की वैल्यू x की वैल्यू a रखता हूं तो मेरे पास फिर वैल्यू क्या हो जाती है 0, और जब उस टाइम पे मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं मेरे पास फिर क्या हो जाता है 0। तो बच्चे यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब हमने क्या देखना था, बट द वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, कि नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी कि साई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अगर मैं इसको जो हमारी लिमिट थी वो क्या थी 0 to a, ये हमारे वॉल्यूम एलिमेंट था जो हम बोलते हैं स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, हमने इसको वैल्यू रख दी, वो 0 to a में ही हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, क्या हो गया साइन n पाई बाई a इंटू एक्स इंटू साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 to a क्या साइन स्क्वायर n पाई बाई a इंटू एक्स, ये स्क्वायर हो गया इसका। और अगर हम क्या करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, इसकी जो वैल्यू होती है जब 0 to a लेंथ में करते हैं दिस इज इक्वल्स टू a बाई 2 बच्चे। तो हमारे पास जो साई स्क्वायर आया देयरफॉर साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई 2 एंड साई स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट नॉर्मलाइज, कि नॉर्मलाइज नहीं है। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन वही हो सकता है जब साई की नॉर्मलाइज, यानी कि जब साई स्क्वायर क्या आना चाहिए 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन, कि मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जब इसका मैं स्क्वायर करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। देयरफॉर वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन। फिर हमने बोल दिया नॉर्मलाइज करने के लिए हम जनरली उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन let the normalized wave function be a, ऐसा लिख दिया a sin n पाई बाई a इंटू एक्स, ये बोल दिया बच्चे। देखो हमने क्या बोल दिया नॉर्मलाइज्ड, कि a हमने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। आपके बुक में ये पहले ही लिखा होता है, जब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं वहां पे वो मैंने लिखा था साइन के एक्स कोस के एक्स, वहां पे लिखा है a साइन के एक्स b कोस के एक्स। तो a और b वो नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए कर रखा है और हमें a की वैल्यू तो निकालनी पड़ती है। वो यहाँ पे देखेंगे अगर ये स्क्वायर आ जाता तो मेरे को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप ही नॉर्मलाइज्ड होता, ये लास्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब मेरे को a का करना पड़ेगा। अब मैंने बोल दिया कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये, तो मेरा साई एक्स क्या बन गया, देयरफॉर साई एक्स इज इक्वल्स टू a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। अब मैं इसकी वैल्यू निकालू एंड साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 देयरफॉर अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकते हैं बच्चे इसके लिए कि यहां पर हम लिखेंगे साई स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर, अगर मैं करूंगा साई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया a साइन इंटीग्रेशन 0 to a हमें करना पड़ेगा साइन n पाई बाई a इंटू एक्स, फिर क्या हो गया a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स, ये हो गया हमारे पास। तो साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to a साइन स्क्वायर n पाई बाई a इंटू एक्स। ये हो गया बच्चे हमारे पास। देखो अगर हम इसको कर देते हैं यहां पर तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब यहां पर जब हमने इसको ऐसा कर दिया तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू a बाई 2, और हमें पता है ये a बाई 2 हो गया तो मेरे पास क्या मिलेगा। और देखो अब ये नॉर्मलाइज्ड है, हमने क्या बोल दिया दिस फंक्शन इज नॉर्मलाइज। देखो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन माना है तो नॉर्मलाइज माना है, एंड नॉर्मलाइज की कंडीशन होती है साई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मैं बोल सकता हूं कि ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड का जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं साई इंटू साई तो 1 आना
चाहिए। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जो इंटीग्रल से वो क्या होती है a/2, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर a² a/2 इक्वल्स टू 1, और यहां पर a² किसके इक्वल आ जाएगा, a² इक्वल्स टू 2a/a, और a क्या हो गया √2/a। अब मैं इस a की वैल्यू इसमें लिख दूं तो मैं बोल देयरफॉर द करेक्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज क्या हो गया √2/a sin nπ/a इंटू एक्स। बच्चे ये करेक्ट हो गया, दिस इज साई लिखो या साई एक्स, उससे कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आता है। वो केवल एक्स को वन डायमेंशनल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो केवल एक्स, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वन डायमेंशनल कि वो एक्स कोऑर्डिनेट में ही है, तो ये हो गया। तो देखो, तो जो हमने साइन की एक्स माना था सबसे पहले, उसने कंडीशन सेटिस्फाई की थी, फिर हमें के की वैल्यू पुट अप करनी पड़ गई, तो के की वैल्यू आ गई थी nπ/a, क्योंकि वो इसलिए आया था क्योंकि मेरे को x इक्वल्स टू a के पे भी उसको क्या करना था 0, वो तभी 0 हो सकता है जब के की वैल्यू nπ/a होगी। अब ये हो गया, आंसर आ गया था साइन nπ/a इंटू एक्स, सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, कौन सी साई की, वो बाउंड नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए था, तो नॉर्मलाइज के लिए इसका स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए था, 1 के इक्वल आना चाहिए, साई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। ऐसा ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा, या इंटीग्रेशन लगाते हैं लेकिन ठीक है बच्चे, इंटीग्रेशन लगाते हैं हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है 1 के, जब हमने किया तो इसका 1 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये 1 के इक्वल नहीं आया तो ये नॉर्मलाइज नहीं था। तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं कैसे, जब उसको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे इस कांस्टेंट वाले के साथ, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड हो गया, हमने बोल दिया नॉर्मलाइज्ड है, और यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू जो आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वेव फंक्शन हो गया हमारे पास फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो देखो बच्चे, जैसे हमने बोला था कि हम किसी भी कोई भी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, हम पहले स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखते हैं, इसमें भी हमने लिखी थी वन डायमेंशन के लिए। फिर हम क्या करते थे, साई को प्रिडिक्ट करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसमें भी हमने साई को प्रिडिक्ट किया हिट एंड ट्रायल मेथड से। फिर क्या किया, उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन चेक करते थे, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप हमने लिखा था हाउ क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स, की क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करता है, या व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। ये हमने हमारे जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर किया था, सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट के अंदर। उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई की। देखो, बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर एक्स जो हमने लगाते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन के बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये सॉल्यूशन क्या आ गया, पूरा का पूरा बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद ये sin nπax सॉल्यूशन हो गया साई की वैल्यू का। अब इसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जो लास्ट पॉइंट था, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी निकाल दिया। सॉल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करते थे, हमारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते थे आउट ऑफ वेव फंक्शंस। और वो कैसे, दो वैल्यू से कर सकते हैं, आइदर आइगन वैल्यू इक्वेशन लगा के या आइदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अब इसके ऊपर अगर मेरे को यहां पे एनर्जी चाहिए या मेरे को इसकी मोमेंटम चाहिए, तो ये मेरी साई की वैल्यू आ गई। मैं इस साई के ऊपर एनर्जी का ऑपरेटर लगाऊं तो मेरे को एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने यहां पे मोमेंटम का ऑपरेटर लगा दिया इस साई के ऊपर, तो मेरे को मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं पोजीशन का लगाता हूं तो मेरे को किसकी मिलेगी, पोजीशन की वैल्यू मिलेगी। हैमिल्टोनियन निकालता हूं तो हैमिल्टोनियन तो टोटल एनर्जी देता है, वो टोटल एनर्जी ई लेगा। एंगुलर मोमेंटम का लगाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी। तो ये साई ही निकालने की हम कोशिश करते हैं। जो स्टेप हमने कंसीडर किए थे उसके अंदर, जो जो स्टेप हमने बताए थे वो सभी के सभी इसमें अप्लाई किए। और अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है तो हमें उसको करना पड़ता है, और वो हम उसको इक्वल्स टू 1 करके उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल के उसके आगे लगा देते हैं। ये इसको आपका ये वैल्यू केवल आपने याद रखनी है कि sin स्क्वायर nπ/a इंटू एक्स a/2 होता है। ये आपको सोल्व नहीं करना है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट ही यूज हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर। तो चाहिए हमारे पास हो गया नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अब हमने अपना वेव फंक्शन भी लिख दिया। अब हमें एनर्जी लिखनी कि उस एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी के लिए तो हमने फॉर्मूला लिखा था के स्क्वायर वाला, तो अब उसकी एनर्जी देखते हैं कि जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी क्या एनर्जी होगी। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं एक नंबर के अंदर, भाई इसकी एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो क्या हुआ, हमने बोला था वी नो क्या कि के स्क्वायर, ये माना था के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8π² m इंटू ई अपॉन एच स्क्वायर। तो यहां से ई की वैल्यू हम क्या लिखें, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8π² m, ये हो गया। अब हमें पता है एंड वी नो
k क्या होना चाहिए, k जो k की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, n पाई बाई a, k की वैल्यू n पाई बाई a लिखेंगे तभी हमारा वेव फंक्शन वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशंस। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 या n पाई बाई a लिखें तो क्या आएगी, e इज इक्वल्स टू k स्क्वायर क्या आ गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये आ गई इंटू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। तो यहां से क्या हो गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया तो मेरे पास e क्या हो गया, e इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 m a स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी का क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गया, E इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8m a स्क्वेयर। अब यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि जब मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 लगता हूं तो मेरे को डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, एंड when we put n 1 2 3 we get energy of different energy levels। ऐसा क्यों बोला है बच्चे, देखो n की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखी, देखो हमने n की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखी, इफ वी पुट n इक्वल्स टू 0, अगर मैं n की वैल्यू 0 कर दूंगा तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अरे यहां पे हमने बोला है कि मेरा पार्टिकल, जब हमने बोला था कि बॉक्स था तो पार्टिकल तो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो अंदर एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ऐसा नहीं हो सकता उसकी एनर्जी 0। अगर एनर्जी 0 होगी तो इसका मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने इसको n की वैल्यू 0 कर दी तो जो मेरा वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन क्या था, देखो वी पुट n इक्वल्स टू 0 तो e की वैल्यू तो 0 होगी, अगर वो 0 होगी तो मेरा वेव फंक्शन भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वेव फंक्शन हमने माना वो क्या लिखा था, साइन ये n पाई बाई a इंटू एक्स लिखा हुआ है, यानी कि n की वैल्यू 0 करोगे, इफ n इज इक्वल्स टू 0 देन साई x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन 0 तो इसका मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तभी उसकी एनर्जी 0 होगी, अगर वो एग्जिस्ट करेगा उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो इसका मतलब उस एग्जिस्ट करेगा तो एनर्जी तो होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, और अब 0 आ गया इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर साई 0 हो गया तो इट मींस पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड बॉक्स एंड विच इज नॉट ट्रू। अरे वो तो अंदर एग्जिस्ट कर ही रहा है, ये तो हमने मान के चल रहे हैं, तभी तो मुश्किल सारी चीजें सोल्व कर रही हैं, इसलिए साई की वैल्यू n इक्वल्स टू 0 हो ही नहीं सकती। तो हम जो साई n की वैल्यू पुटअप करते हैं वो 1 से पुटअप करते हैं। हम देखो जब n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा, मैं n की वैल्यू क्या करूंगा 1, तो यहां पर देखो उसकी ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। अगर लोवेस्ट एनर्जी लेवल जब n की वैल्यू 1 पुटअप करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगी, इसकी एनर्जी मिल जाएगी, और उस एनर्जी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसलिए बच्चे जो हमारी n की वैल्यू 1 से एग्जिस्ट करते हो तो मैं यहां पे एनर्जी लेवल बना लेते हैं ऐसे, दिस इज द एनर्जी लेवल्स, इस तरीके से ये हम एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये n की वैल्यू 0 तो एग्जिस्ट, ये अगर यहां पे तो एनर्जी 0 है, दिस इज एनर्जी 0 होगी, 0 लेवल है, दिस इज 0, तो 0 तो हो ही नहीं सकती मेरे पास, तो यहां पे इसको ऐसा ना दिखा के तो मैं बोलूंगा दिस इज एनर्जी लेवल 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो मेरे पास पुटअप करूंगा तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, दिस इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, ये एनर्जी आ गई इस एनर्जी लेवल, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है। देखो ये जो हमारा ऐसा एनर्जी लेवल हो गया जब n की वैल्यू मिनिमम है, तो हम बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी क्या था, इट इज द मिनिमम एनर्जी possessed by an particle inside the box, one dimensional box is called, the minimum energy possessed by a particle inside box is called 0 point energy। कि अगर वो इस पार्टिकल बॉक्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी इतनी एनर्जी तो होगी ही होगी, ये कभी इससे कम नहीं हो सकती। तो इसको जब जितनी मिनिमम एनर्जी को हम बोल देते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इसके बाद अगर एनर्जी लेवल 2 में जाए, वो एनर्जी लेवल 2 बोल दिया कि उसकी ज्यादा एनर्जी, तो कितनी, जब मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो क्या हो गया 4h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। तो ये एनर्जी लेवल 1, E1 की वैल्यू ये है, दिस इज E2 की वैल्यू। E3 एनर्जी लेवल जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या 3 3 जा 9, 9h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। जब E4 एनर्जी लेवल 4, n इक्वल्स टू 4 तो क्या 16h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। बच्चे देखो एक चीज ध्यान देनी है आप लोगों ने, एज
यहां पर हमने क्या बोला कि एनर्जी ये होगी एंड एज द ऐसे लिखेंगे, एंड एज द एनर्जी लेवल इंक्रीजेस डेल्टा ई आल्सो इंक्रीजेस। कैसे? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना, देखो ग्राउंड, ये जब इन दोनों का डिफरेंस है फर्स्ट और ये ग्राउंड स्टेट ही हो गया मेरे पास, उसकी फर्स्ट लेवल है ये 2, इसका एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया 3h² अपॉन 8ma²। इसका कितना हो गया, ये देखो यहां का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, 4h² में से इसको डिफरेंस माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3h² अपॉन 8ma²। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 9 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5h² अपॉन 8ma²। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा ई करूंगा तो क्या 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो गया 7h² अपॉन 8ma²। भाई ये ऐसा हो गया देखो, तो और ऊपर करूंगा तो 5 5 25 माइनस 16 चला जाएगा 9h² 8m²। इस तरीके से तो क्या हुआ, ये एज द एनर्जी लेवल इंक्रीजेस डेल्टा ई आल्सो इंक्रीजेस। तो आपके पास केवल इसलिए ये एनर्जी डिफरेंस कम, ये ज्यादा डिफरेंस, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा और ज्यादा चला जाएगा। तो ये एनर्जी आ जाएगी किसी भी पार्टिकल की इन वन डायमेंशनल बुक्स। तो आपके पास ऐसा लिखा आएगा और पूछेगा कि भाई थर्ड एनर्जी लेवल की क्या एनर्जी होगी, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या लिखा है E = n²h² 8ma² फॉर थर्ड एनर्जी लेवल, n = 3, और जब मैं 3 की वैल्यू करूंगा तो 9h² 8ma², तो थर्ड एनर्जी लेवल की ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारे पास। जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना, क्योंकि और जब n की वैल्यू 1 हो तो इसको मैं बोलता हूं ये एनर्जी है 0 पॉइंट एनर्जी, क्योंकि इससे कम एनर्जी उसके पास हो ही नहीं सकती। तो ये था हमारे पास एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बुक्स, ये उसकी अलग अलग एनर्जी लेवल। तो देखो यहां से भी एक चीज याद रखनी, हम बोलते थे एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्वांटाइज का मतलब उस पार्टिकल की एनर्जी कैसी है, फिक्स ही है। देखो क्या तो उसकी एनर्जी h² अपॉन 8ma² होगी, या 4h² 8ma² या 9h² 8, उसकी एनर्जी यहां पे 2h², 3h², 2 और 3 नहीं हो सकती, यहां पे क्या है 5 6 7 8 तक नहीं हो सकती। तो उसकी पर्टिकुलर एनर्जी, और जब पर्टिकुलर एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो यही हम पहले ही बताते, यही प्लैंक्स ने बोला था कि क्वांटम के अंदर हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज। तो यहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ही दिखाई दे रहा है, बेशक से वो ये पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। तो ये था एनर्जी का एक्सप्रेशन बच्चे। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हम उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे दिखाएं कि भाई फर्स्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी और फोर्थ में क्या होगी। तो जिसके बाद हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। देखो क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बोल दिया, हमें पता है कि जो वेव फंक्शन था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हमारा क्या है √ यहां पे आया 2/a sin पाई n π/a × x, ये हमारा वेव फंक्शन आ गया। कह रहा है कि यहां पर जब मैं n की वैल्यू 1 2 3 करूंगा तो वो वेव फंक्शन आ जाएगा डिफरेंट एनर्जी लेवल। देखो इफ वी पुट n = 1 2 3 वी गेट वेव फंक्शन फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल, कि हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए मिलेगा। देखो हम इसको प्लॉट करके दिखा देते हैं ऐसा। अगर मैंने बोला कि जो मेरा सबसे पहला वेव फंक्शन था एनर्जी लेवल 1 = 2 के लिए, n = 1 के लिए, तो यहां पर जो मेरा साई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा ψ1। तो ψ1 की वैल्यू मिलेगी ψ1 = क्योंकि मैंने n की वैल्यू रख लिखी है तो ये क्या आएगा √2/a sin π/a × x, ये मिलेगा बच्चे sin nπ/a × x। यहां पर ऐसा होगा तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो मेरे पास जो इसका मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा 1, ऐसा ψ1। फिर मेरे पास इससे ऊपर आता है n = 2, तो यहां पर जो मिलेगा वो क्या मिलता है साइन, क्या मिलेगा ψ2 = ψ2, तो लिख सकते हैं ψ2 = sin √2/a, ऐसा √2/a sin, और आगे क्या है 2π/a × x, ये 2π/a × x। इसके लिए जब इक्वेशन लगाते हैं ये ऐसा बनता है, एक यहां पर एक ही नोड होती है, क्योंकि हम लिख सकते हैं एज वैल्यू ऑफ इंक्रीजेस, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू n - 1।
ये n क्या है, एनर्जी लेवल। अगर ये 1 है तो कोई नोड नहीं है। नोड्स क्या था, ये हम हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया हुआ है, हम करने वाले हैं वीडियो लेक्चर के अंदर। वहां पे हम बताएंगे कि नोड्स क्या होते हैं, कि ये वो एरिया होते हैं, लोकेशंस होती है जहां पे जो प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, 0। वहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वहां पे 0 होगी, तो ये नोड्स है। तो यहां पे ये 1 नोड हो गई, तो दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ साई 2। अगर हम साई 3 की बात करते हैं ऐसा, तो साई 3 के लिए n इक्वल्स टू 3 हो गया बच्चे, n इक्वल्स टू 3 हो गया तो मेरे पास साई 3 की वैल्यू मिलेगी। तो साई 3 इज इक्वल्स टू कैसे, अगर इसको हम बनाएंगे तो इसमें क्या है, कितनी नोड्स आ जाएंगी, 2 नोड्स। तो 2 नोड कब आ सकते हैं, ये ऐसा होगा, ऐसा। तो एक नोड क्या हो जाएगी, ये वाली, दूसरी नोड क्या हो जाएगी, ये वाली, और उसके वेव फंक्शन में क्या बनेगा, √2/a sin 3 π/a इंटू एक्स। अब देखो क्या बच्चे, अब हमें पता है कि ये तो डिफरेंट एनर्जी लेवल, ये डिफरेंट वेव फंक्शंस आ गए। आपके पास पूछेगा व्हाट इज द वेव फंक्शन फॉर थर्ड एनर्जी लेवल, तो आप इसके अंदर n की वैल्यू 3 लिखोगे तो थर्ड की आ जाएगी हमारे पास। एनर्जी हमें पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के लिए हमने लिखा था वही E इक्वल्स टू क्या, n π/n²h² तो n की वैल्यू पुटअप कर देते थे, 1 फिर 2 फिर 3, तो हमें एनर्जी मिल जाती थी। अब हम लिखेंगे एंड द प्रोबेबिलिटी density is given by, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे, हम साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे। साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/a साइन स्क्वायर n π/a इंटू एक्स, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। इसके आगे स्क्वायर नहीं, क्योंकि तो साइन एक्स के एक इक्वल वैल्यू है हमारे पास, जैसे साइन 45 तो साइन स्क्वायर 45, तो ये तो इकट्ठी टर्म है हमारे पास, तो ये आ गया साइन स्क्वायर। अब हम लिखेंगे but the probability is not same everywhere in a given energy level। क्या हुआ बच्चे, देखो हमने बोला जब साई स्क्वायर करते तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। अब देखो n की वैल्यू फिक्स कर दिया आपने। अब मैं यहां पे दिखा देता हूं लाइक प्रोबेबिलिटी को मैं यहां पे ही दिखा देता हूं। ये n इक्वल्स टू 1 ही था मेरे पास, n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2 था, ये n इक्वल्स टू क्या है 3, और मैं बोल सकता हूं कि ये साई 1 स्क्वायर था, ऐसा साई 1 स्क्वायर, ये क्या था साई 2 स्क्वायर, ये क्या था साई 3 का स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी होगी साई 1 स्क्वायर, जो इसका वेव फंक्शन का स्क्वायर करूंगा, इसका वेव फंक्शन जो स्क्वायर करूंगा वो प्रोबेबिलिटी देगा। अब क्या हुआ, देखो जब मैंने 1 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, 2/a साई स्क्वायर 1 क्या आएगा, 2/a साइन स्क्वायर 1 की वैल्यू 1 होगी तो π/a इंटू एक्स। अब ये x की वैल्यू डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू तो मेरे पास 0 से लेकर a तक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू a तक। अब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 0 से लेकर a तक ये 1 2 3 4 5 6 7 10 आए और 10 के बाद a आता हो, यानी कि यहां पर तो 1 2 3 4 10 a तक सभी जगह सेम नहीं होगी, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालूंगा π/a इंटू 1, π/2 इंटू 2, π/3 इंटू, या ऐसे ही मैं a की वैल्यू अपोजिट चलू, a-1, a-2, a-3, a-4, a-5 और a- इक्वल्स टू 0 जब रखूंगा तो सभी की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इस साई स्क्वायर की वैल्यू कभी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ज्यादा आएगी और किसी पे कम। तो यहां पर जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चे हमारे पास, तो कह रहे हैं कि ये साई स्क्वायर की जो वैल्यू मैक्सिमम आती है हमारे पास, वो मैक्सिमम हमारे पास एक पर्टिकुलर जगह पे आती है। वो कहां पर आती है, जब ये x की वैल्यू, इसकी x की वैल्यू ये a/2 होता है, व्हेन x की वैल्यू a/2 तो हमारे पास ऐसी कर्व आती है, प्रोबेबिलिटी कर्व ये वाली। ये कब आती है, जब x की वैल्यू a/2 होगी तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी है यानी साई 1 स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब ऐसा हो गया बच्चे हमारे पास, जब x की वैल्यू इस केस में जब एनर्जी लेवल 2 है, जब मेरा वेव फंक्शन ये, अब मैं दोबारा से x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुटअप करूंगा और x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कुछ भी पुटअप करेंगे तो जो मेरे पास ऐसी वैल्यू आती है, ये ग्राफ इंक्रीज होता है, फिर यहां पर नोड, फिर ऐसा। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास एक नोड एग्जिस्ट करती है यहां पर इसके वेव फंक्शन में। इस वेव फंक्शन, इस नोड के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी ही होगी। लेकिन अब देखो ये वेव फंक्शन की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव है, यहां पर इसकी उतनी ही है लेकिन नेगेटिव है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी उतना ही आएगा, 2 का स्क्वायर भी उतना ही आएगा और -2 का भी स्क्वायर। इसका मतलब जब प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी हमने ये मोड क्यों
क्यों दिखा दिया? अरे नॉर्मल हम मोड नहीं कंजुगेट लिखते थे, यानी कि साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई इंटू साई स्टार। अगर ये साई स्टार हमने ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखा था कि अगर कोई इमेजिनरी नंबर है तो उसको पॉजिटिव बना दे, अगर वो रियल नंबर है तो कोई मैटर ही नहीं करता, +2 या -2 उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। या अगर इसको मैंने मोड अब इसलिए लिख दिया बच्चे ताकि उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी नंबर्स की बात हम करेक्ट टाइप से कि अगर वो मोड नेगेटिव की दिखाए, क्या एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव ही दिखाएं, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे एक नोड था तो एक नोड है, ये प्रोबेबिलिटी तो कहां पे प्रोबेबिलिटी, यहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, तो ये a/2 था, ये a/2 था मेरे पास, यहां पर ये a था, तो ये जो पॉइंट हो गया मेरे पास यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a/4 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, और यहां पर क्या हो जाएगी a/4, और ये क्या हो जाएगा a/2, क्योंकि ऐसा ही तो होगा, क्योंकि 0a/4 सॉरी 2a/4 आता तो ये a/2, फिर 3a/4, 4a/4, तो यहां पर ऐसा, इसके अंदर कितनी है मेरे पास, देखो यहां पर फिर 2 नोड आ गए, तो यहां पे 2 नोड तो आएंगे ही आएंगे, यहां पर 2 नोड आ जाएंगे, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी होगी, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो इसका ये स्क्वायर ऊपर, फिर क्या है इसका भी एक और पॉजिटिव, फिर इसका भी एक और, यानी कि इसके अंदर जो मैक्सिमम होगी इसको मैंने कितने एरिया में डिवाइड कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही कर सकता हूं, देखो सॉरी 1 7 नहीं 6 में 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 करूंगा तो ये a/6 पे जितनी होगी, फिर यहां पर कितनी 2a/6, यहां पे 3a/6 का मतलब क्या हो गया, ये a/2 ही बन गया, फिर यहां पर कितनी 5a/6 के ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर बात करता हूं तो जो मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी वो a/6 पे, a/2 पे एंड 5a/6 पे, और जो मेरी नोड बनेगी जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी वो क्या है, ये a/2 था, a/6 का ये क्या था यहां पे 2a/6 यानी कि a/3, ये क्या था 4a/6, 4a/6 का मतलब हो गया 2a/3 ऐसा, और ये लास्ट में तो a ही हो गया हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास क्या करते हैं, जो वेव फंक्शन हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जो वेव फंक्शन हो गया किसी एनर्जी लेवल में एक स्टेट में है हमारे पास, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। और यहां पे मोड इसलिए दिखा दिया कि भाई हमारे पास जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है उसका भी क्या आ जाए, पॉजिटिव, अदरवाइज हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में लिखते थे ऑलवेज, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव ही होगी। तो कह रहा है कि सेम एनर्जी लेवल के अंदर भी सभी जगह उसकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, तो आपको किसी के भी बारे में आ सकता है कि इन फर्स्ट एनर्जी लेवल वेयर विल द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इन फर्स्ट एंड, तो हम लिखेंगे एट डिस्टेंस a/2 प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, इन सेकंड में कहां पर, थर्ड में कहां पर। तो आपने कुछ नहीं करना, उसको एक नोड दिखा देनी है, और उस नोड के जितनी नोड्स है हमारे पास उस नोड्स के रिस्पेक्ट साइड में हमने क्या बनानी है, ऐसी कर्व बनानी है, और हम देखेंगे जहां पर मैक्सिमम हाइट है उसकी हम वैल्यू रख देंगे। तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब दूसरा और बोल सकते हैं बच्चे, देखो ये जो वेव फंक्शन है कि कौन सा वेव फंक्शन सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक, ऐसा बोल सकते हैं। देखो व्हेन साई इज इवन, साई इज इवन, या व्हेन साई इज ओड, व्हेन साई इज ओड, ओड का वैल्यू क्या हो गया, साई 1, साई 3, साई 5, साई 7, हम बोलते हैं इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि इसको आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसको 2 इक्वल हाफ में नहीं करोगे, अगर इधर है तो इधर नहीं है, यानी कि एन वैल्यू होगा तो इट इज बोलते हैं व्हेन साई इज इवन, यानी कि साई 2, साई 4, ऐसे ही साई 6 सो ऑन, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई में तो हम बोलते हैं इट इज एंटी सिमेट्रिक, इट इज एंटी सिमेट्रिक बच्चे, ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। यानी कि जब हम इसी का पूछा कृष्ण कोई वैल्यू लिख दी √2/a sin 3πa/x इंटू 3πa/x, अब पूछेगी सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, अगर वैल्यू 3 लिख दी n की, इसका मतलब जब ये 3 लिखा होगा, n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास साई 3 लिखा जाएगा, थर्ड एनर्जी लेवल, वो कैसा होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब देखो इसको आप ऐसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो कि जितनी दूरी पे एम्पलीट्यूड उतना ये है, जितना आप इसको ऐसे 2 में करते जितनी दूरी पे इतना एम्पलीट्यूड है उतना ही नेगेटिव में, इतना यहां पर है यहां पर, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ये फिर सिमेट्रिक है। तो ये लिखा जाता है कि साई की वैल्यू हमारे पास ओड होगी तो वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और जब साई की वैल्यू इवन होगी तो कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। सिमेट्रिक के केस में हम ऐसा लिख देते हैं कि सिमेट्रिक ये कंडीशन फॉलो करता है, साई x इक्वल्स टू माइनस साइन x, और एंटी सिमेट्रिक ऐसा होता है कि साई x इज इक्वल्स टू माइनस साइन माइनस x, कि उसकी वैल्यू माइनस आ जाती है। देखो इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव हो या माइनस, इक्वली वैल्यू मिलती है हमारे पास, लेकिन जब इसमें ऐसा करता हो तो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर मैं कुछ वैल्यू रखूँ तो ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे जाके वो नीचे जाके उतनी दूरी पे हमारे पास क्या जाएगा, नेगेटिव में आए। तो ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन है फॉर एंटीसिमेट्रिक, और ये हमारे पास किसकी है, सिमेट्रिक। तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
कर्व्स फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स।